हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 1 सेल से न्यूक्लियस। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस पाया कहां जाता है। तो अगर आपको याद होगा सारा डायग्राम, तो आपने देखा होगा कि अगर ये सेल है तो सेल के बीच में ये जो पोर्शन आप देख पाते हो, दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियस। तो हमने उसके लेवलिंग को यहां पर कर रखा है। आप भी क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और जो भी लेवलिंग यहाँ किया हुआ है बस उसे लेवल करें, यस, विद द हेल्प ऑफ योर कॉपी एंड पेंसिल, नो पेन। ठीक है, तो इस लेवल को कर ले। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म देन? यस, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच इज अवेलेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो फ्लूइड आउटसाइड द न्यूक्लियस अवेलेबल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों कंटेंट को मिला दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। मींस व्हेन अ क्वेश्चन अराइज, नेम द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल, दैट विल बी नोन एज व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड। इसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है एक्चुअल में ब्लैकिश कलर का कंटेंट आप देख पा रहे हो, यहां पर हमने भी ड्रॉ करके रखा है, या फिर ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो इसे क्या कह रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये एक्चुअली क्या करेगा, ये जो एकदम सेंटर में पाया जाएगा ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है वो न्यूक्लियोलस कहलाता है। और इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा रिच होता है आरएनए में और फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में मदद करता है। तो आई होप ये क्लियर आउट आपका रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। तो क्रोमैटिन की जब बात आ जाती है तो यस, जब कोई भी सेल एक रेस्टिंग स्टेज में है तो वह क्रोमैटिन फाइबर कहलाता है। लेकिन जब यही कंटेंट डिवाइडिंग स्टेज में आ जाता है, जब यही सेल डिवाइडिंग स्टेज में आ जाता है तो वही क्रोमैटिन किस चीज में चेंज हो जाएगा? क्रोमोसोम में। यस गाइज, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कंटेंट हमने यहाँ पर रखा है रस्सी की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमैटिन। और अगर इसमें आप देखो तो क्रोमैटिन के दो टाइप हो जाते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन और एक क्या? यूक्रोमैटिन। तो हेट्रो का मतलब वी ऑल नो द अदर। हेट्रो का स्पेलिंग, हेट्रो का मतलब ही होता है अदर, यू का मतलब होता है क्या? ट्रू। तो इन दोनों में फर्क कहां है देखिएगा। जो अदर क्रोमैटिन है वो एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ स्टिक्ड है, और जो यूक्रोमैटिन है वो न्यूक्लियस के करीब है। तो ये जो आप क्रोमैटिन फाइबर्स देख पा रहे हो, दैट इज व्हाट? यूक्रोमैटिन। और जो आप यहां पर देख रहे हो सारों मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये जो चिपका हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच रहता है, तो ये आप डायग्राम अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाउ आई अटैच द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड अगेन इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, जस्ट गो एंड वॉच द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर आप ये दोनों वीडियोस को मर्ज करके देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच ईच एंड एवरी वीडियो इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि अगर आप वीडियोस को कंप्लीट नहीं देख रहे हो, प्रॉपरली नहीं देख रहे हो, यू नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं, इसे आपको नोट डाउन करना है जो कि बहुत नेसेसरी है। तो वीडियो को पॉज करें, इन पॉइंट्स को सारा लिख ले। यस, वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट्स को लिख ले। और हाँ, बेसिकली इसे समझेंगे सबसे पहले कि जो डिस्कवर किया न्यूक्लियस, जो डिस्कवर हुआ था, तो सबसे पहले डिस्कवर इसे कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसके थ्रू किया था? एक माइक्रोस्कोप के थ्रू, व्हाइल एग्जामिनिंग द प्लांट सेल। और ये किस ईयर में हुआ था? तो 1831, दैट इज व्हाट, 1831 में हुआ था। इसके बाद बोला क्या जाता है कि ये जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल है, जो कि सेंटर ऑफ द सेल में पाया जाता है, और इसका जो शेप होता है वो ओवल या फिर स्फेरिकल होता है। तो गाइज वी से दैट इट इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, या फिर इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्योंकि एक सेल के जो मूवमेंट या फिर रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनके ही कारण होते हैं। तो मतलब वी ऑल नो दैट अ सेल comes from a pre-existing cell। मतलब अगर एक सेल आता है वो तो pre-existing सेल से आता है। Then how does it work actually? मतलब जब भी एक सेल को आना होगा तो वो एक सेल से ही आएगा। मतलब अल्टीमेटली a cell divides into two। ये जो डिवीजन हो रहा है that only take place with the help of or due to only nucleus। That is the only reason we call it is the control center of the cell, या फिर तो brain of the cell। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है यहां पर कि it is present in both plant and animal cell। Yes guys, ये हर एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, including the RBCs and sieve tube of phloem also। लेकिन इनिशियल स्टेज में RBCs के और ह्यूमन RBCs और sieve tube of phloem के इनिशियल स्टेज में ये न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं तो इस सारा का सारा जो न्यूक्लियस है वो डिमोलिश हो जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि आरबीसी को बोला जाता है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, बिकॉज वी डोंट गेट एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस इन द आरबीसी और इन द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। बट
इनिशियल स्टेज में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेल्स आर कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइन्यूक्लिएट। यस, जो सेल्स हैं कई मर्तबा क्या होता है, कौन कौन सेल्स में यहां पर कहीं सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, किसी में दो न्यूक्लियस होते हैं। जहां सिंगल न्यूक्लियस होंगे वहां यूनिन्यूक्लिएट कहलाएंगे एंड यूनि स्टैंड्स फॉर सिंगल। और उसके एग्जांपल सबसे अच्छा है कि आपका ऑनियन पील है, और अगर आपको ऑनियन पील में न्यूक्लियस वगैरह देखना है तो अब ज्यादा कुछ नहीं, हल्का सा सैफरनिन को ऐड कर दे। ब्लू कलर का फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है, वो सैफरनिन डालने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में डालते हैं तो एक्चुअल में गाइस जितने सारे भी केमिकल्स होते हैं, चाहे वो आयोडीन सॉल्यूशन हो जो स्टार्च देखने में मदद करता है, या फिर वो सैफरनिन हो जब आप ऑनियन पील पे डालते हो, तो वो क्या करता है कि जो कंटेंट आपको देखना है ना उसे वो उभार देता है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हो तो आप इजीली उसके सेल मेम्ब्रेन को और साथ साथ में न्यूक्लियस को देख सकते हो। कि बाइन्यूक्लिएट क्या होता है गाइस, बाई स्टैंड्स फॉर टू एंड न्यूक्लियर स्टैंड फॉर न्यूक्लियस। तो पैरामेशियम में जैसे दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे पैरामेशियम इज एग्जांपल वेयर two nucleus are found। इसके बाद हमारा पॉइंट इट इज कंपोज्ड ऑफ 80% प्रोटीन, 12% डीएनए, 5% आरएनए एंड 3% लिपिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये 3% लिपिड रहता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिपिड देन? लिपिड इज अ काइंड ऑफ कंप्लेक्स फैट पार्टिकल विच इज नॉट इजिली डाइजेस्टेबल बाय द ह्यूमंस। आई होप ये आपके दिमाग में रहेगा। तो अब हम कुछ पॉइंट्स को बेसिकली ज्यादा डीप में समझेंगे, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एज आई सेड यू दैट इट इज अ कलरलेस एंड डेंस फ्लूइड। ये कलरलेस और डेंस फ्लूइड होने के साथ साथ इसे और एक चीज क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस सैप, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आए कि विच इज नोन एज न्यूक्लियस सैप, दैट इज व्हाट न्यूक्लियोप्लाज्म। और मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेंट है उसमें न्यूक्लियस सैप रहता है, दूसरा हमारा क्या रहता है? क्रोमैटिन। और इस न्यूक्लियस सैप में बहुत ज्यादा आयंस, प्रोटीन, एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। ओके, आई होप ये आपके दिमाग में रहेगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, ये जो न्यूक्लियर पोर आप देख रहे हैं इसकी संख्या कम से कम 1000 से लेकर 10,000 तक का होता है, ठीक है। और हाँ, ये आप जो देख रहे हो ना न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, जब भी डिवीजन होता रहता है ना तो डिवीजन के वक्त अपने आप ये डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स बहुत नेसेसरी से दिमाग में रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस की और कुछ बातें पॉइंट है ये कि ये जो है बेसिकली आरएनए में रीच होता है और साथ साथ ये राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। दैट इज ओनली रीजन इट इज नोन एज व्हाट? राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल। और एक बात मैं बता दूं, राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये बातें हमारे दिमाग में रह गई। इसके बाद एक कंटेंट हमें आपको बताया क्रोमैटिन, और चूंकि हमने अभी आपको बताया है क्रोमैटिन, जो हमने आपको बताया क्रोमैटिन जब रेस्टिंग स्टेज में रहेगा तब ये क्रोमैटिन फाइबर कहलाएगा, लेकिन जब यही क्रोमैटिन डिवाइडिंग स्टेज में आ जाएगा तो ये क्रोमोसोम कहलाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्रोमोसोम है वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कुछ जो गुण है वो माता पिता से बच्चों तक अगर पहुंचती है तो द रीजन इज ओनली व्हाट? क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम में पाया जाता है हमारा डीएनए। तो एक बात हमारा क्लियर आउट हो गया कि अगर ये डीएनए है तो डीएनए हमारा क्या करेगा? हेरिडिटी ट्रांसमिशन करेगा। दैट मींस व्हाट? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब गुणों का माता पिता से बच्चों तक का जाना। जैसे कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गुण में सिर्फ और सिर्फ गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, दैट विल बी ओनली फिजिकल अपीयरेंस, नॉट द मेंटल अपीयरेंस देयर, ठीक है। तभी हमारे बच्चे के चेहरे जो है माता पिता से मैच होती है। द ओनली रीजन इज व्हाट? डीएनए दैट वी गेट फ्रॉम द क्रोमोसोम। सो आई होप एक बात क्लियर आउट हो गया होगा आपका। ये बेसिक सी चीजें जो है कि डीएनए हो गया तो ये सेल्फ रेप्लिकेट में मदद करेगा, राइबोसोम हो गया इसके पास तो ये क्या करेगा? इसको प्रोटीन कंटेंट देगा। तो ये जो न्यूक्लियस वो खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है। दैट इज द ओनली रीजन, ओनली दे आर नोन एज व्हाट? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड इवन द ब्रेन ऑफ द सेल। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर आउट है गाइस। आज का जो टॉपिक इतना ही रहेगा। सारे पॉइंट्स को बकायदा बढ़िया से लिखें, और जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को भी आप लिखें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो, या ना भी लगता हो तब भी कोशिश करें लिखने की। जुड़े रहे, अगर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर देखें पूरा से पूरा। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू क्लास।